हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो यह है लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा, आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस सब के सब क्लियर हो गई होंगी, आपने प्रैक्टिस की होगी। तो अभी हम चलेंगे लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले अगर आपने वो पीछे वाले 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले वो देख लो, क्योंकि उसके बगैर आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें पहले हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है यहाँ ये लिमिटेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एंड देयर रिमूवल। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। तो आप देखो, जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो वो लिमिटेशंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनका रिमूवल, उनको रिमूव कैसे करें वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद ये जो हमारा पूरा टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शंस हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके बीच में एक कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ भी हम यहाँ इसी लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैंने आपको बोला था टोटल 4 वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर की, तो 4 दिन में चैप्टर ख़त्म। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले हम लिमिटेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द रिमूवल। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, टॉपिक को यहाँ लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप देखो, ये जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। देखो, पहले हम यहाँ लिखते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर हम देखते हैं उसकी क्या लिमिटेशंस है। तो आप देखो, यहाँ मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे सपोज सिंपल से सिंपल इक्वेशन लिख देते हैं हम, ये वाली H2 प्लस N2, यहाँ से बना था हमारा NH3। ये इक्वेशन हमने सॉल्व की थी। तो आप देखो हमने कैसे किया था, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो हमने यहाँ क्या लगाया था 2, ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन हो गए। अभी यहाँ 3⁶ हाइड्रोजन, तो यहाँ हमने लगाया था 3। तो ये आपने प्रैक्टिस की होगी, ये आपको आया होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की क्या लिमिटेशंस है, ठीक। तो आप पहले देखो इसकी लिमिटेशंस चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट इसकी लिमिटेशन ये है कि देखो, आपको पता है ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे का सारा क्या है, मैटर है। तो मैटर ये जो होते हैं कितने किस्म के होते हैं, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे यहाँ ये जो केमिकल्स बन रहे हैं, जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, इनमें से भी कोई सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या कोई गैस हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर आपके सामने ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ठीक है। तो एक लिमिटेशन ये थी कि जो फिजिकल स्टेट थी, फिजिकल स्टेट, इसका पता नहीं चल रहा था। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि यहाँ रिएक्शन के अंदर जो आपने लिखा है इसमें कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। एक तो ये हमारा ये लिमिटेशन है फिजिकल स्टेट वाली, ठीक। दूसरी चीज़ है कि आपको पता है कि एसिड्स होते हैं ना, ये एसिड्स क्या होते हैं ये आप पढ़ोगे एसिड बेसिस और सॉल्ट वाले चैप्टर में। वो चैप्टर मैंने पूरा कराया हुआ है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं, मतलब उनको हम 2 किस्म से लेते हैं। एक होते हैं हमारे कॉन्सनट्रेटेड, एक होते हैं हमारे क्या, डाइल्यूट, ठीक है। तो अब देखो, जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, ठीक है, या कॉन्सनट्रेटेड बेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ना, ये जो एसिड बेसिस, ये सॉल्ट वाला चैप्टर है, ये अलग से चैप्टर है, ये मैंने कराया हुआ है, आप देख सकते हो, उसकी नहीं है। तो आप अब इतना समझ लो यहाँ के कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या है। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब है कि एसिड को हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ एसिड्स क्या होते हैं, कॉन्सनट्रेटेड होते हैं, कुछ एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। तो जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड है वो कैसा होता है, सपोज ये कोई बीकर है, इसमें आपने क्या डाल दिया है, ये कुछ मतलब इसमें जो केमिकल है इसमें 80% एसिड है और 20% पानी है, ठीक है। एक ऐसी बीकर है और दूसरी बीकर है हमारी ऐसी, इसमें सपोज हमारे पास 20% क्या है, एसिड और 80% पानी, 80% वाटर, ठीक है। इसमें क्या 80% एसिड है। आप देखो, आप बोलोगे जिसमें एसिड ज़्यादा है उसको बोलोगे वो कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है, और जिसमें एसिड कम है, ठीक, उसको आप बोलोगे वो क्या है, डाइल्यूट है। तो देखो, ये कंसेप्ट सिर्फ एसिड में नहीं लगता है, ये किसी भी सोल्यूशन में लगता है। अगर सोल्यूशन में जो है सल्यूट पता है ना आपको, जो चीज़ उसमें घुली हुई है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, मतलब उसकी मकदार ज़्यादा, तो उसको बोलोगे कॉन्सनट्रेटेड। तो अगर किसी सोल्यूशन में उसकी मकदार कम है, ठीक है, जैसे मैं देखो आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये वाला, ये एक सोल्यूशन बनाया मैंने यहाँ,
इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, एक तो वाटर है और एक क्या है, सॉल्ट है। ठीक, तो वाटर के बीच में मैंने क्या किया, सॉल्ट को मिक्स किया है। तो आप देखो ये सॉल्ट क्या यहाँ सल्यूट होता है जो बीच में मिक्स होता है, और वाटर क्या यहाँ सॉल्वेंट। ठीक है, आप देखो अगर ये क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। इस सोल्यूशन में अगर ये जो सल्यूट है, सल्यूट क्या है यहाँ सॉल्ट, इसकी मकदार ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है तो उसको बोलोगे आप कंसनट्रेटेड है। अगर इसकी मकदार कम है तो आप बोलोगे क्या, डाइल्यूट है। ठीक है, तो एसिड में भी वैसा ही होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में देखो, एसिड का कोई सॉल्यूशन है, उसमें एसिड अगर 100% है, पूरा ही पूरा एसिड है, तो उसको बोलोगे वो क्या है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कुछ परसेंट पानी है तो ज़्यादा ही अगर पानी है तो उसके बाद आप बोल दोगे उसको क्या, डाइल्यूट। तो देखो केमिकल जब रिएक्शन हम लिखते हैं ना, केमिकल ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है, जब हम इसको लिखते हैं तो कभी कभी यहाँ एसिड आ जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, सपोज कोई रिएक्शन है, उसमें हमारा एसिड आ गया HCl। ठीक है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें कैसे पता चलेगा ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है? तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये भी मानते हैं कि ये इसकी एक लिमिटेशन थी। ठीक है, उसके बाद क्या लिमिटेशन थी कि आपको मैंने बताया था 2 किस्म की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, चाहिए होती है। मतलब हीट क्या होती है, चाहिए होती है। तो आप देखो हमें इस रिएक्शन को कैसे देख के पता चलेगा ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो हमें मतलब ये नहीं पता चल सकता ना कि एंडो है और एक्सो है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, इसका हमें नहीं पता चल सकता ना इस रिएक्शन को देख के। तो ये भी क्या थी, इसकी एक लिमिटेशन थी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कोई रिएक्शन जो होती है 1 atm प्रेशर पे होती है, 1 atm प्रेशर, कोई 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक, किसी में कोई कैटालिस्ट यूज होता है। ठीक, कैटालिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन के बीच में कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, इतनी आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी इसको हम इधर समझेंगे, आपको बहुत समझ में आएगा। तो ये भी क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी कि हमें इस रिएक्शन को देख के ये नहीं पता चलता कि इसमें कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना कोई कैटालिस्ट डाला है कि नहीं। तो ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज कर लो। पहली लिमिटेशन क्या है कि फिजिकल स्टेट का पता नहीं चलता इस रिएक्शन को देख के। ठीक है, इस इक्वेशन को देख के ये नहीं पता चलता कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। दूसरी चीज़ है, हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें कोई एसिड है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। ठीक है, और तीसरी चीज़, हमें ये नहीं पता चलता रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। कैसे पता चलेगा, इसमें से तो देख के कुछ पता नहीं चल रहा, अभी तो हमने यही इतना ही पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है हमें ये नहीं पता चलता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना यूज़ हुआ है, कितना टेम्परेचर यूज़ हुआ है रिएक्शन में। ठीक है, या फिर कोई कैटालिस्ट यूज़ हुआ है कि नहीं यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये थी कुछ इसकी लिमिटेशंस। आप देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ एक बार पढ़ के यहाँ अप्लाई कर लेनी है सीधा, बस इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पढ़ने के बाद जब आप रिएक्शन लिखोगे ना, साथ में ये भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो देखते हैं। आप पहली लिमिटेशन थी फिजिकल स्टेट, तो यहाँ आप लिखो फर्स्ट फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका हमें पता नहीं चलता, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का हमें पता नहीं चलता ना, जब रिएक्शन लिखते हैं तो पता नहीं चलता। तो आप देखो इस लिमिटेशन को कैसे रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का तरीका है कि आप क्या करोगे, अगर कोई सॉलिड होगा रिएक्शन में तो उसको एस से रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, अगर कोई लिक्विड होगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, एल से। अगर कोई गैस होगा तो उसको रिप्रेजेंट कर दोगे जी से। ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन इन वाटर है, सोल्यूशन इन वाटर मतलब कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें पानी है, तो उसके आगे आप लगा दोगे AQ, अक्वस। इस AQ का मतलब होता है AQUEOUS। अक्वस का मतलब होता है कि वो जो सोल्यूशन है, वो जो बना है उसके बीच में पानी है। ठीक है, वो पानी के बीच में, तो इसका मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं, अक्वस उसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखो क्या करोगे, फिजिकल स्टेट को हटाने के लिए आप क्या कर दोगे, सॉलिड है तो S लगा दोगे, लिक्विड है तो L, गैस है तो G, और अगर कोई वाटर में सोल्यूशन बन रहा है तो अक्वस लगा दोगे। देखो एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आप देखो ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं H2 प्लस N2, और यहाँ बन गया 2NH3। ठीक है, यहाँ लिख दो 3। आप देखो इसमें आपको पता है हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, हाइड्रोजन गैस होती है ना। तो आप क्या करोगे, इसके आगे यहाँ गैस लगा दोगे, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन भी गैस होती है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, गैस।
ठीक है। ये NH3 क्या होता है, ये भी गैस होती है, तो यहाँ क्या लगा दोगे गैस। तो ये हो गया हमारा, देखो ना ये फिजिकल स्टेट का अब हमें पता चल गया ना, यहाँ से कि पता चल गया कि कौन सा गैस है, कौन सा कुछ है ना। तो अब देखो एक और एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हमारी ये एग्जांपल है जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहाँ ये इस रिएक्शन में क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2। तो ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आप देखो इसमें आप क्या करोगे, आपको पता है जिंक मेटल होता है, तो मेटल क्या होते हैं, सॉलिड, तो यहाँ लगाओगे सॉलिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ, लेकिन इसमें आप क्या करोगे, ये पानी में मिक्स किया होता, तो इसके आगे आप लगा दोगे क्या है, अक्कुस, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, ये भी क्या होता है, अक्कुस, पानी में, ठीक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इक्वेशन में ये चीज़ दी होगी, अक्कुस है, गैस है या लिक्विड है, तो आप समझ जाओगे ये क्या किया हुआ है, इसकी फिजिकल स्टेट को शो कर रहा है कि ये कोई चीज़ है जो ये गैस है, ये कोई चीज़ है ये गैस है, ये अक्कुस है मतलब पानी के बीच में, ये सॉलिड है। ऐसे करके आप क्या करोगे, फिजिकल स्टेट को रिमूव करोगे, ठीक है। ये वाली जो लिमिटेशन थी ना कि फिजिकल स्टेट का पता नहीं चल रहा था, इसको हम ऐसे करके हटा सकते हैं, ठीक। अब देखो दूसरी लिमिटेशन थी वो थी कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड मतलब कोई एसिड है उसकी कंसंट्रेशन का कैसे पता चलेगा, मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आप करोगे, अगर कहीं देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हो, तो आप लिखोगे फॉर डाइल्यूट एसिड, तो आप क्या लगा दोगे साथ में, DIL लगा दोगे, डाइल्यूट, ठीक। तो अगर DIL का मतलब है डाइल्यूट, अगर कंसंट्रेटेड है, फॉर कंसंट्रेटेड एसिड, अगर एसिड कंसंट्रेटेड है तो आप लगा दोगे CONC, ये बस, ये लिमिटेशन ऐसे रिमूव हो जाती है। सपोज देखो, अगर मैं बोलूँ हमने कोई एसिड लिया रिएक्शन में, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको रिएक्शन दी होगी तो आपके सामने ऐसा लिखा होगा, सपोज कोई एसिड है HCl प्लस कुछ और है, ठीक है, प्लस कुछ और करके रिएक्शन बनी है, तो आपके सामने ऐसा लिखा होगा, HCl के आगे लिखा होगा डाइल्यूट, ऐसे लिखा होगा। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, है ना, इसके आगे लिखा होगा कंसंट्रेटेड, ऐसे। तो आप समझ जाओगे कि ये एसिड जो है ये डाइल्यूट है, मतलब इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एसिड कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब इसमें पानी बहुत कम है, एसिड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई समझ आपको। तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करोगे, डाइल्यूट यूज़ करोगे, DIL यूज़ करोगे डाइल्यूट एसिड के लिए, और CONC यूज़ करोगे कंसंट्रेटेड एसिड के लिए, ठीक। तो ये लिमिटेशन ऐसे रिमूव हो जाएगी। अब देखो थर्ड जो लिमिटेशन थी, ठीक है, ये थी हमारी हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन के दौरान जब हीट चेंज होती है, तो आपको पता है मैंने बताया था दो किस्म की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन, यहाँ देखो, अगर रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक होगी तो आप क्या करोगे, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो आप क्या करोगे, सपोज मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूँ A+B, यहाँ बन रहा है C, और ये क्या है, मैं मान रहा हूँ ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, तो आप क्या करोगे इस केस में, यहाँ हीट लिख दोगे, इस जगह हीट लिख दोगे, ठीक है। देखो ना, अगर हीट बाहर निकलेगी तो प्रोडक्ट साइड आएगी ना, ये कोई है रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, तो प्रोडक्ट साइड हीट निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक में आप हीट को कहाँ लिखोगे, यहाँ। तो अगर कोई रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है, तो आपको पता है एंडोथर्मिक में हीट यूज होती है, तो आप लिखोगे A+B, यहाँ बन रहा है सपोज C, ये ऐसे ही एक रिएक्शन है, तो आप हीट को कहाँ लिखोगे, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड लिखी थी, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट साइड हीट लिख दोगे ऐसे। तो इसका मतलब हो गया, ये रिएक्टेंट साइड है ना, ये प्रोडक्ट साइड है, इसका मतलब हो गया कि इस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, यूज हो रही है, और इस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक का ऐसे पता चल जाएगा, एंडोथर्मिक का ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। इसकी हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो जैसे मैं बोलूँ आपसे, जैसे ये हमारी रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपको पता है यहाँ से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी एग्जांपल है, इस हीट चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन वाली। आप मुझे बताओ, कार्बन क्या होता है, कोयला, कोयले को जलाओ तो क्या हीट मिलती है, हाँ मिलती है ना। तो हीट यहाँ मिलेगी ना, हीट, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हमें हीट मिलती है यहाँ से। तो एक्सोथर्मिक है, तो हीट को कहाँ लिखोगे, हीट को इस जगह लिखोगे, ठीक है, प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट है ना, ये रिएक्टेंट से, ये प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट साइड हीट लिख दोगे, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ लिखना है, आपके सामने कोई रिएक्शन आएगी लिखी हुई तो उसके सामने यहाँ लिखा होगा हीट, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब देखो और रिएक्शन देखते हैं, जैसे ये जो रिएक्शन होती है N2 + H2, यहाँ से बनता है NO, H2 नहीं, N2 + O2, यहाँ से बनता है NO, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगाते हैं, ठीक है। तो आप देखो इस रिएक्शन में ये नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है, ये भी क्या होता है, गैस होता है, ये भी क्या होती है, गैस होती है। इसमें बताओ कार्बन क्या है, सॉलिड होता है, ये क्या होती है, गैस होती है, ये भी क्या होती है, गैस होती है। तो देखो ऐसे ऐसे अगर आपके सामने लिखा होगा ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप बोलोगे ना कि ये चीज़ जो है ये क्या है, मतलब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ये एक लिमिटेशन थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, बाद में इसको रिमूव किया गया था। अब देखो इस इक्वेशन में ये बैलेंस्ड है, यहाँ लिखा हुआ है ये गैस है ना। ये जो रिएक्शन होती है ना, ये होती है रिएक्शन एंडोथर्मिक, ठीक है। जब ये रिएक्शन होती है इसको हीट करनी पड़ती है, तो इसका मतलब इसकी हीट कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड, यहाँ लिख दोगे HEAT हीट, रिएक्टेंट साइड हीट लिख दोगे, तो इसका मतलब ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है तो आएगा, तो आप बोलोगे ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो एक और इसकी जो लिमिटेशन है उसको बोलेंगे फोर्थ लिमिटेशन। फोर्थ मैं यहाँ कर देता हूँ फोर्थ को, ठीक है। इस पार्ट में हम फोर्थ लिमिटेशन को करेंगे, ठीक। आप देखो यहां लिख लो, आप पॉइंट ऐड कर लो कि कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट आर रिटन, ठीक है, आर रिटन above or below the arrow, ठीक है। आप देखो ये आप लिख लो कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट, ठीक है, आर रिटन अबोव और बिलो द टेम्परेचर। आपको पता है जो रिएक्शंस होती हैं उनका अपना अपना टेम्परेचर होता है, कोई रिएक्शन किसी टेम्परेचर पे होती है, कोई किसी प्रेशर पे होती है, कोई किसी कैटलिस्ट के यूज़ में होती है। देखो कैटलिस्ट आपको बताया, कैटलिस्ट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज़ हुआ है या कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर है या प्रेशर है, उसको कहाँ लिखोगे, रिएक्शन में। तो आप देखो सपोज यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल है N2 + 3H2, यहाँ से बनेगा हमारा बनेगा NH3 अमोनिया 2, ठीक। तो आप देखो पहले बताओ ये नाइट्रोजन क्या यहाँ गैस है, ये भी क्या यहाँ गैस है, ये भी क्या यहाँ गैस है, ठीक है। आप देखो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ लिखोगे, एरो के ऊपर, ठीक है। या तो एरो के ऊपर लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो एरो के। तो इसमें प्रेशर चाहिए होता है 200 ATM, तो 200 ATM प्रेशर यहाँ लिखो, ATM होता है प्रेशर का यूनिट। अब देखो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो होता है आयरन कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ऐसे भी आपके सामने रिएक्शंस आएंगी आगे वाली क्लासेस में, ऐसे रिएक्शंस आएंगी, यहाँ एरो के ऊपर कुछ लिखा होगा, कभी 500 कभी 200। तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है इसमें 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ हुआ है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ हुआ है, ठीक है, और Fe आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। तो ऐसे करके ये लिमिटेशंस हमारी हो गई हैं, ठीक है। तो क्या समझोगे आप, क्या समझा, देखो फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए एस लगा दो, L लिक्विड के लिए और G किसके लिए, गैस के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई सोल्यूशन पानी में है, वाटर में, तो उसके लिए क्या लगाओगे, एक्वस लगाओगे। अगर कोई एसिड है, एसिड की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड लगाओगे, CONC लगाओगे, ठीक है। तो फिर अगर कोई डाइल्यूट है, DL लगाओगे, ठीक। अब देखो हीट चेंज हो रही है अगर रिएक्शन में, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के सामने प्रोडक्ट वाली साइड हीट लगाओगे। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट वाली साइड हीट लगाओगे, ठीक है। अब अगर कोई रिएक्शन किसी पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर हो रही है, मतलब किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट के बेस पे हो रही है, तो उसको कहाँ लिखोगे, एरो के ऊपर या एरो के नीचे, ठीक है। तो ये आप सब लिखो। तो ये हमारी यहाँ लिमिटेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अभी हम चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, ठीक। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो ये बहुत लेंथी है, तो आप क्या करो, आधी वीडियो करके देख लो, क्योंकि अगर हम 4 वीडियो में चैप्टर कवर ना करें तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लगेंगी, तो फिर आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप देखो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अभी हमने लिखा था यहाँ कौन कौन सी टाइप पढ़नी है। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, कम्बिनेशन,
ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दुनिया की सबसे आसान रिएक्शंस है ये जो रिएक्शंस है। इनमें आपको सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन को थोड़ा सा याद रखना है और दो दो एग्जांपल्स याद रखनी है बस। तो आप देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आप डेफिनेशन लिखो यहाँ लिखो, दोज रिएक्शंस, ठीक है, इन विच those reactions in which two or more elements are compounds, two or more elements are compounds, ठीक है, compounds क्या करते हैं, combine together to form a single compound, combine together, ठीक, to form a single compound, ठीक है। ये इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। लिखा है दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, आगे लिख दो आर कॉल्ड कौन सी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये आ गई हमारी कौन सी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो आप देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। इन रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, सपोज हमारे पास है A प्लस बी, ये दोनों कंबाइन किए और क्या बना लिया C। तो आप देखो दो कंबाइन करके क्या बना लिया एक, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही इसमें लिखा हुआ है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंबाइन करके एक बना लेते हैं, इनको इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस को। तो आप देखो ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये तीन टाइप्स की होती है। आप लिखो, अभी आपको समझ आएगा। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप्स की होती है, ठीक। तो पहला आप लिखो, पहली टाइप लिखो, पहला कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिएक्शंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ ऐसी एक टाइप होती है इनकी जिसमें दो एलिमेंट के बीच में क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। अब देखो कॉम्बिनेशन दूसरी, आप क्या करो, थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरी लिख लो, ऐसे दूसरा पॉइंट लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है, दो कंपाउंड्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख लो तीसरी टाइप। तो आप क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, ठीक है। ये आगे हमारी कौन सी, तीसरी टाइप। ये तीन टाइप की क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। तो आप देखो पहली जो आपको ये समझना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें दो चीज़ें जुड़ के एक बना ले, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होगी, ठीक है। आप देखो इसमें पहला लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट जुड़ के क्या करेंगे, कंबाइन होके एक बना लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो आप इसमें सिर्फ एग्जांपल्स लिख लो और कुछ नहीं। एग्जांपल, इसमें एग्जांपल्स लिखो, सिर्फ दो एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। एग्जांपल्स में लिख लो। फर्स्ट, इसमें क्या एग्जांपल हो सकती है, आप बताओ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये कंबाइन होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दोनों कंबाइन होकर एक बना लिया तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपको पता है कार्बन क्या होता है, सॉलिड, तो यहाँ सॉलिड लिख दोगे। ऑक्सीजन गैस होती है, गैस लिख लोगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यहाँ गैस लिख लोगे, ठीक। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, ठीक। तो ये भी हो सकती है, यहाँ 2 आएगा,
बैलेंस करने के लिए, और यहाँ भी 2 आएगा। आपको पता है ये भी क्या होती है, गैस, ये भी क्या होती है, गैस, और वाटर क्या होता है, लिक्विड। ठीक, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन की, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहे हैं, 2 कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ लिखा है 2 एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन, तो ये भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एलिमेंट को, ये एलिमेंट है सारे, तो 2 एलिमेंट कंबाइन होकर यहाँ कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, एक और लिख लो आप एग्जाम्पल, Fe क्या होता है, आयरन प्लस सल्फर। आपको पता है ये सल्फर है, सल्फर, आयरन क्या होता है, सॉलिड, सल्फर भी क्या होता है, सॉलिड, तो ये कंबाइन होकर बनाते हैं FeS। ठीक है, और ये भी क्या होता है, सॉलिड, FeS। आप एक काम कर लेना, ऐसे लिख लेना, कार्बन है ना, इसके नीचे लिख लेना, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर बन गया, ये वाटर है। ठीक है, ठीक, ये आयरन है, ये सल्फर है, ये क्या बन गया, आयरन सल्फाइड, इसको लिखते हैं आयरन सल्फाइड। ठीक है, ये आयरन सल्फाइड है। तो ये 3 एग्जांपल्स आप कर लेना, कौन सी कॉम्बिनेशन, 2 एलिमेंट के बीच में जो कॉम्बिनेशन होती है उसकी ये 3 एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, तो इसकी एग्जांपल्स लिखो। ठीक है, 2 कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनकी एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे एक लिख लो NH3 प्लस HCl, तो यहाँ से बनता है हमारा NH4Cl। देखो ये जो रिएक्शंस है ना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में आपको कैसे आ सकता है, आपको आ सकता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इसका कोई याद रखने का तरीका, ऐसा कुछ नहीं है, आपको रटनी पड़ेगी ये। ठीक है, समझ तो आ गया ना आपको, तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो अमोनिया, ये लिखा है, इसको बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, यहाँ मैं लिख दूँ अगर अमोनिया, AMONIA, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये यहाँ क्या होती है, गैस फॉर्म में, और ये जो बनता है NH4Cl, ये बनता है हमारा सॉलिड। तो ये देखो, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो 2 कंपाउंड मिक्स होके एक बन गया, तो इसको क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। ठीक है, ये 2 कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्या हो सकता है, CaO, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके बनाते हैं हमारे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये भी सॉलिड होता है, ये क्या होती है, ये गैस होती है, और ये क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है। ठीक, तो आप देखो ये कंबाइन होकर ये बना रहे हैं, तो आपको अगर कोई पूछ ले इनके नाम क्या है, आप बोलोगे CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आप नाम लिख लेना। ठीक, तो ये देखो इसमें भी 2 कंपाउंड मिक्स होके क्या हुए, एक कंपाउंड बने। देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है सपोज सिंगल, सिर्फ ये कार्बन है तो एलिमेंट है, जब 2-3 एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये बन गया कंपाउंड। देखो इसमें तो ऐसा ही है। ठीक, कुछ एलिमेंट्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जैसे हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, O को, ये O2 ये एलिमेंट ही है। ठीक है, ये एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इनको कंपाउंड नहीं मानोगे। ठीक है, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है, इनको ऐसे एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे आपको जाके पता चलेगा, जैसे N को N2 में रिप्रेजेंट करते हैं ना, O को O2 से करते हैं, H को H2 से करते हैं, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड से। ठीक, तो इसमें देखो आप वैसा ही है, इसमें 2 एलिमेंट मिक्स हुए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयरन सल्फर, तो इसमें क्या है, 2 कंपाउंड मिक्स होकर क्या बनाया, एक बनाया। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स और कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स की। आप देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड क्या करे, जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें एग्जांपल्स लिखोगे। देखो इसमें आ सकता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला। तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होती है, ये भी गैस होता है, ये भी क्या होती है, गैस होती है। तो ये इसमें देखो एक कंपाउंड मिक्स हुआ है, एक एलिमेंट मिक्स हुआ है, और क्या बना है, एक ही बना है, तो इसको बोलेंगे कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में ये रिएक्शन है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, देखो SO2 प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ से बनेगा SO3। ठीक है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये तीनों गैस होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। ट्राई का मतलब 3, तो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो बोल दिया सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसमें बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इनको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल्स होंगी, यहाँ एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिक्स हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे इसको,
ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गई। तो आपको कॉम्बिनेशन समझ आई। देखो सिर्फ क्या होता है, इसमें दो चीज़ें मिक्स होकर एक बनाती है, तो कंबाइन हो गई मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो तीन किस्म की होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन दो एलिमेंट्स और दो कंपाउंड्स, और या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और दो एग्जांपल्स आपको याद करनी है, बस इतने से आपका हो जाएगा। ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरी जो किस्म की रिएक्शन होती है वो होती है कौन सी, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम बहुत सारी रिएक्शन स्टडी करेंगे, तो आप लिख सकते हो डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ये कौन सी होती है, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है ना, है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी है। तो इसको डीकंबिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको डीकंबिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। देखो कॉम्बिनेशन होता है कंबाइन होना, और डीकंबिनेशन होता है कंबाइन हुआ जो होता है ना उसका अलग होना, ठीक है। तो डीकंपोजिशन और इसको आप डीकंबिनेशन भी बोल सकते हो। ये कॉम्बिनेशन की बिल्कुल अपोजिट है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, डेफिनेशन क्या लिखोगे, अगर मैं लिखूं डेफिनेशन इसकी, तो आप बोलोगे दो रिएक्शंस इन विच, यहां लिख दो, ऐसे लिख दो, यहां दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, इन विच a single compound breaks down to form two or more compounds, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सिंगल चीज जो है वो क्या करती है, टूटती है, दो या दो से ज्यादा चीजें बनती हैं। कॉम्बिनेशन क्या थी, जिसमें दो चीजें मिक्स होकर एक बनती थी, ये उसकी उल्टी है। इसमें एक चीज टूट के क्या होता है, दो चीजें बनती है, दो से ज्यादा बनती हैं। तो यहां लिखा है दो रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड, मतलब इसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, और क्या बनाता है, टू और मोर कंपाउंड्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आप एक पॉइंट में लिख लो, इसमें लिख सकते हो कि ये जो रिएक्शंस है ये क्या है, दीज आर जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डायरेक्ट अपोजिट होती है, ठीक। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि रिएक्शन क्या होती है, आपको पता है ना, आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे आपको पता चल जाएगा रिएक्शन क्या होती है, ठीक। तो ये उन्हीं रिएक्शंस की टाइप है। अब आप देखो यहाँ लिखा है दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, ऐसी रिएक्शन जिनमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन या डीकंबिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आप देखो इसकी क्या होती है, इस डीकंबिनेशन रिएक्शन की होती है तीन टाइप्स। देखो इसकी अगर एक एग्जांपल करें, सपोज हमारे पास कोई ए बी है, ए बी कंपाउंड है, ठीक। ऐसे एग्जांपल देख लो आप, अभी हम एग्जांपल देखेंगे ना, ए बी कंपाउंड है, ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, ए प्लस बी बन गया। देखो पहले क्या था, एक ही था, अब ब्रेक होके क्या बन गया, दो। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आप लिखो इसमें कितने किस्म की डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं, थ्री टाइप्स। आप लिखो देयर आर थ्री टाइप्स, ठीक है, ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं उनकी क्या होती है, तीन टाइप्स होती है, ठीक है। तो वो तीन टाइप कौन कौन सी होती हैं, आप पहला लिखोगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट ऐसे करो, लिखो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो। इसमें हम देखेंगे कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले देखो इसी को पढ़ लेते हैं। एक टाइप होती है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन होती है, आप मुझे बताओ, ये जो थर्मल वर्ड है ना, थर्मल इसका मतलब होता है हीट, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट। तो आप बोलोगे ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो, ठीक है, उसको बोलोगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, यहाँ लिख लो डेफिनेशन।
decomposition reactions that take place मतलब ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैसे होती हैं, बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, आर कॉल्ड कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैसे होती है, हीट को एब्जॉर्ब करके। देखो थर्म का मतलब भी हीट होता है, तो मतलब हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होती है बाई एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ लिखा है बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आप देखो हम क्या करेंगे, इनकी एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल कैसे देखेंगे, देखो दो एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। एग्जांपल नंबर 1 यहाँ लिखनी है आपको, एग्जांपल नंबर 1। तो आप देखो एक रिएक्शन होती है हमारे पास CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट कर दें, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ये, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये होता है हमारा एक्चुअल में सॉलिड, ये क्या बन जाता है सॉलिड, और ये क्या बन जाता है गैस, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, हीट करनी पड़ती है। मतलब इसको, ये जो हमारा क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, नाम लिख देता हूँ इसका। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है। तो इस रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, हीट करनी पड़ती है। हीट करने पे ये एक कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक हो जाता है, 2 में। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, जिसमें हीट यूज हो रही है, उसको बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। यहाँ एग्जांपल नंबर 2, एक होता है कंपाउंड KClO3, ठीक है, आई समझ। इसको हम जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, एक बनता है KCl प्लस बनता है हमारा O2। इसको बैलेंस करें तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ आएगा 2, ठीक है। तो आप देखो पहले इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। किसको हीट करते हैं, ये जो कंपाउंड है KClO3, इसका नाम होता है पोटाशियम। देखो K का मतलब K पोटाशियम होता है ना, क्लोरेट, इसको बोलते हैं पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। और ये होता है पोटाशियम क्लोराइड, ये होता है ऑक्सीजन, आपको पता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे ये 2 में ब्रेक हो जाता है। तो देखो ये भी जो किस में कैसे होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करके ब्रेक होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है, ठीक। आप देखो इस हीट को आप एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप एरो के ऊपर ऐसे ये डेल्टा का साइन होता है ना, ट्रायंगल, ये लगाओगे तब भी वही मतलब है। अगर इस हीट को मैं यहाँ से साफ करके इसके ऊपर ये लगा दूँ, इसका मतलब भी यही है कि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक। आप इसको यहाँ भी लगा सकते हो। तो ये किसकी एग्जांपल्स आ गई हमारी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब आप देखो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इसकी एक टाइप पढ़ी है ना हमने, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लिखो आप दूसरी टाइप, जो दूसरी टाइप होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक, देखो इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड कहां से निकला है, इलेक्ट्रिसिटी से निकला है कि नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड जो है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ थर्मल था तो हीट था, मतलब ये जो रिएक्शंस हो रही थी कैसे डिकम्पोज हो रही थी, हीट एब्जॉर्ब करके। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके डिकम्पोजिशन होगी। तो इसको बोलोगे क्या, कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं यहाँ करके लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। लिखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, दैट टेक प्लेस, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड, ठीक है। अगर कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस
जिसमें क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कराया जाए। यही लिखा है देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दैट टेक प्लेस व्हेन, यहाँ से पढ़ो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाए उस टाइम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, इसकी भी क्या करोगे, एग्जांपल्स लिखोगे। तो इसकी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी एग्जांपल। बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता है वाटर है ना, जो वाटर H2O, इसकी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैस बन जाती है, ये भी गैस बन जाती है। वाटर आपको पता है लिक्विड होता है ना। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ टू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में। तो देखो ये डिकम्पोज हो रहा है, तो 1 से 2 बन रहे हैं, तो इसका मतलब डिकम्पोज हो रहा है। और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही हो, तो इसका मतलब कौन सी डिकम्पोजिशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हो, ये फर्स्ट एग्जांपल थी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 लिख देना, इसको लिख देना एग्जांपल नंबर 2। आप लिखोगे सोडियम क्लोराइड, NaCl, आपने सुना होगा, कॉमन साल्ट बोलते हैं जिसको। यहां से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ सोडियम Na बनेगा प्लस Cl2 गैस बनेगी। ठीक है, यहाँ सोडियम मेटल निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, इस केस में ये जो सोडियम क्लोराइड है, तो इस केस में आप क्या करोगे, अगर इससे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो आप क्या होगा, यहाँ से एक तो सोडियम मेटल बाहर आएगा, दूसरा यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी। तो देखो सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है इन दोनों में। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट दे के डिकम्पोज कराएं, तो उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आप देखो, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है ये H2O क्या है, NaCl क्या है, तो आपका बेस कमज़ोर है, आप पीरियोडिक टेबल में जाके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद कर लो, उसके सिंबल्स याद कर लो। ठीक है, तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा देख लो, थोड़ा अभी स्टार्टिंग में देख लो कि ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड कहाँ से आया, पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट सोडियम और पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट क्लोरीन जुड़ा तो बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बेस है, ये तो 9th क्लास में पढ़ते हैं। आई समझ आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप देखो, एक और रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं, इसी की तीसरी टाइप होती है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लिखो थर्ड टाइप, लिखो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक, तो आप मुझे बताओ, ये जो फोटो का मतलब होता है ना, फोटो का मतलब होता है लाइट, इसका मतलब होता है लाइट। ठीक, जैसे थर्म का मतलब था हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब था इलेक्ट्रिक करंट, और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो आप बोलो, इनमें आप खुद लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो, लाइट एब्जॉर्ब हो और वो क्या हो, डिकम्पोज। तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आप लिखोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यहाँ लिख लो इसकी डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दैट टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जो लाइट के एब्जॉर्ब करने पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड आगे लिख लो क्या, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं जो किस पे होती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने पे होती है। ठीक है, तो अब आप देखो, ये जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ना, इनकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। ये जो थोड़ी सी जगह बची है यहाँ इधर डिस्कस कर देते हैं इसके बीच में। तो आप लिखो इसकी एग्जाम्पल 1, बताओ कोई एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल बता सकते हो। ठीक है, तो आप देखो इसमें एक एग्जांपल लिख लो आप, AgCl। ये AgCl है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, SL का मतलब मैंने लिख दिया सनलाइट, तो यहाँ से बन जाता है Ag प्लस Cl, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये 2 आता है यहाँ, 2Ag, तो 2 यहाँ आएगा, तो यहाँ Cl2 आएगा। ठीक है,
AgCl सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, दोनों में सिल्वर प्लस क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, ये किसकी प्रेजेंस में हुई है डिकम्पोजिशन, ये सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट का मतलब देखो ना, लाइट है तो लाइट का मतलब फोटो है, तो लाइट एब्जॉर्ब करके ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है ना। तो देखो ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होती है, ठीक है, ये आप देख लेना। तो इसको बोलेंगे क्या, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल आप और देख लो, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल और देख सकते हो। AgBr, यहाँ से बनता है Ag प्लस Br2, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। तो ये इसमें भी क्या होता है, सनलाइट यूज होती है। सनलाइट SL, आप पूरा सनलाइट भी लिख सकते हो, यहाँ लिखा मैंने SL का मतलब सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, देखो ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, तो इसमें एक कंपाउंड होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर अगर सनलाइट पड़ेगी तो ये भी किस में डिकम्पोज हो जाएगा, दो में टूट जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। तो ठीक है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, लाइट की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुई है, तो इसको आप क्या बोलोगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो समझ आई होगी, इसकी 3 टाइप समझ आई होगी। अब आप देखो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, उसमें हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें वो फिर 2-3 घंटे की वीडियो चली जाएगी, तो आप देखने में भी बोर हो जाओगे, मैं बनाने में भी थक जाऊँगा, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद वीडियो खत्म। मैंने प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक ही बार यहाँ लिख ली है, ठीक है, तो इसको समझा देते हैं। आप एक काम करो, पहले इसको लिख लो, ठीक। तो अब देखो, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रिसिपिटेट क्या होता है। मैंने बोला था कि सपोज कोई बर्तन है, जैसे जिसमें हम रिएक्शन करते हैं ना, सपोज यहाँ टेस्ट ट्यूब्स है ना, ये 2 टेस्ट ट्यूब्स, इनमें कोई सब्सटेंसेस है, इनमें कोई क्या रिएक्टेंट्स है, इनको हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, आपस में रिएक्शन कराते हैं, इनको मिक्स करते हैं, इसमें डाल देते हैं, दोनों को इसमें डाल देते हैं, तो क्या होती है रिएक्शन, यहाँ से क्या होगा रिएक्शन। तो इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। आप देखो जब इन दोनों को मिक्स करके इसमें डाल देंगे तो कभी कभार क्या होता है, मैंने आपको बोला था कभी कभार यहाँ एक छोटा सा सॉलिड दिख जाता है हमें, मतलब एक सॉलिड दिख जाता है। आपने क्या किया, सपोज ये दोनों लिक्विड थे, ये भी लिक्विड था, तो लिक्विड मिक्स किया, लेकिन यहाँ एक छोटा सा सॉलिड दिख जाता है, ठीक है। और रिएक्शन के दौरान देखो ये जो सॉलिड होता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब है वो इसमें घुलता नहीं है। देखो अगर ये घुल जाए तो फिर तो ये सॉलिड रहेगा ही नहीं, तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड यहाँ दिखता है। इस इनसॉल्युबल सॉलिड को जब क्या बोलते हैं, जब दो रिएक्टेंट मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड जब सेपरेट आउट होता है, बाहर आ जाता है, यहाँ से दिखता है, तो इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। इस इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो आप देखो प्रिसिपिटेट अगर आपको समझ में आ गया तो आप देखोगे यहाँ हमने लिखा है थर्ड किस्म की जो रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। तो आप देखो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऐसा प्रिसिपिटेट बनेगा, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उनको ही बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। देखो ये आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वहाँ ये दिया हुआ है व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको करना है, देखो यहाँ लिखा है मैंने अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड बने, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो यहाँ वही लिखा है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। अब देखो इसकी भी एग्जांपल होती है, यहाँ लिखा है एग्जांपल नंबर 1, यहाँ लिखा है एग्जांपल नंबर 2। एक और चीज़ याद रखो, जब कोई रिएक्शन में हम दिखाते हैं ना कि कोई चीज़ प्रिसिपिटेट बन गई है, उसको डाउन एरो से दिखाते हैं ऐसे, इसका मतलब है वो क्या हो गया, प्रिसिपिटेट बन गया, ठीक है। आप देखो ये जो रिएक्शन है ये क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये आस्ता आस्ता आपको आ जाएगा। इसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसका कोई वो तरीका नहीं है, इसको समझा जाए। देखो यहाँ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन हो रही है। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट और क्या बन रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब देखो इस रिएक्शन के सामने ये एरो लगाया हुआ है, डाउन एरो का मतलब क्या है, प्रिसिपिटेट। इसका मतलब जब ये रिएक्शन हुई, सपोज मैं बोलूँ ये कॉपर सल्फेट आपने कहाँ डाला था, इस टेस्ट ट्यूब में,
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ डाला था? इस टेस्ट ट्यूब में। जब आपने रिएक्शन की तो रिएक्शन के बीच में ये दो बने, ये दो कहाँ बने? इस टेस्ट ट्यूब में। तो इसमें से एक जो है ऐसे सॉलिड बन के बाहर आ गया, और वो कौन सा? वो कौन सा? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। वो कैसे होता है? सॉलिड बन के बाहर आ जाता है, ऐसे दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट को किससे शो करते हैं? डाउन एरो से। तो इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है इसमें क्या बना? प्रिसिपिटेट बना, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ये कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इस कंपाउंड का नाम होता है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। Ag सिल्वर का सिंबल होता है ना, और Cl क्लोरीन का, तो इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। आप खुद देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये दोनों मिक्स हो रहे हैं और ये दोनों बन रहे हैं, और यहाँ देखो डाउन एरो लगा हुआ है। डाउन एरो का मतलब ये क्या हो गया? प्रिसिपिटेट बन गया। तो आप कैसे समझोगे? सपोज AgNO3 कहाँ लिया है? इसमें। ये NaCl कहाँ लिया है? इसमें। दोनों को मिक्स करके इस टेस्ट ट्यूब में डाला है। ठीक है। तो उसमें क्या बना? एक NaNO3 बना है, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। और साथ में यहाँ एक सॉलिड दिखा आपको, उस सॉलिड को क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। और इस केस में वो सॉलिड कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ कवर हो गई। अब देखो हमारा जो इसके आगे वाली रिएक्शंस रही हैं वो रही है, एक रहेगी हमारी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, एक रहेगी डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रहेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये तीन रिएक्शंस हम क्या करेंगे? एक अलग वीडियो में कर लेंगे, तो टोटल वीडियोस 5 हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें पढ़ेंगे कोरोजन और एसिडिटी, तो हमारा चैप्टर खत्म। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप अपना ध्यान रखो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।